अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो होगा रिपॉजिटरी पैटर्न। क्या है ये? नाम से ही पता चलता है कोई एक पैटर्न यूज करने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कोडिंग को अलग करने जा रहे हैं या कोई जो है वो नई लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस हम अपने डेटा को, जो जिस तरह हम अभी काम करना सीख रहे थे, तो हम उसमें, आपने देखा हम एक आर्किटेक्चर को यूज कर रहे थे जिसका नाम क्या था? एमवीसी। एमवीसी मींस मॉडल, एम मतलब मॉडल, वी मतलब व्यू, सी मींस कंट्रोलर। प्लीज फोकस। यहां पर हमारे पास तीन किस्म की लेयर्स थी। आपने देखा कि व्यू टू मॉडल कम्युनिकेट नहीं हो सकता। कंट्रोलर एक ऐसा ब्रिज था जो व्यू और मॉडल के दरमियान कम्युनिकेशन क्रिएट करता था। तो ये तीन किस्म की लेयर्स जो आपके डेटा को सिक्योर कर रही थी। तो व्हाट इज रिपॉजिटरी पैटर्न? क्या है? ASP.NET Core MVC रिपॉजिटरी पैटर्न एक आर्किटेक्चर पैटर्न है जो डेटा एक्सेस लॉजिक को बिजनेस लॉजिक से सेपरेट करता है। थोड़ा आसान समझाता हूं, ये मुश्किल लिखा है। अभी तक आप देख रहे थे कंट्रोलर, क्योंकि हम CRUD पढ़ चुके हैं, हम वाबस्ता हैं CRUD से, हमें पता है कि CRUD में क्या हो रहा था। आपने देखा होगा मैं कंट्रोलर के अंदर डेटाबेस की लॉजिक लिखता था। अंडरस्कोर डीबी डॉट, इस मॉडल में जाओ डॉट ऐड कर दो किस सारे डेटा को। तो बेसिकली यहां पर ये कह रहा है कि डेटा एक्सेस लॉजिक को बिजनेस लॉजिक से सेपरेट करता है। मतलब आपके कंट्रोलर में जो आप डेटाबेस की जो लॉजिक लिख रहे थे ना, रिपॉजिटरी पैटर्न कहता है कि अब आप उसमें से अलग कर दो। यानी एक और मजीद लेयर ऐड कर दो, एक और मजीद लेयर ऐड कर दो, जिसमें अपने डेटाबेस की जो लॉजिक वाला काम है वो सारी लॉजिक आप उधर लिख लेना। मेरी बात समझ में आ रही? क्या कहना चाह रहा हूं मैं? मतलब जिस कंट्रोलर में हम कंप्लीट लॉजिक लिख रहे थे कि डेटाबेस में कैसे कौन सा रिकॉर्ड कहां से जाएगा, उस लॉजिक को उठाकर मैं सेपरेट एक अलग लेयर में डाल दूं, यानी चौथी लेयर को ऐड कर दूं। हम उसके लिए जो आर्किटेक्चर, जो पैटर्न यूज करते हैं उसे रिपॉजिटरी पैटर्न कहते हैं। मीन्स हम जो है वो, अगर हमारे पास हमारा पुराना कोई कोड पड़ा हुआ है तो मैं आपको दिखाऊंगा। उसमें कस्टम ऑथ के अंदर लाजमी होगा। मैं कस्टम ऑथ के अंदर आपको दिखाता हूं। हमने लास्ट टाइम कस्टम ऑथेंटिकेशन वगैरह पढ़ी है, तो उसमें हमने कंट्रोलर को खोलेंगे। अगर हम, तो अगर हम अपने कंट्रोलर को खोलें, कंट्रोलर कंट्रोलर ये देखिए। नहीं, कौन सा कंट्रोलर है? अकाउंट कंट्रोलर, ये देखिएगा। यहां पर गौर से अगर आप देखें तो हमने डीबी कंटेक्स्ट क्लास को यहां इन्वॉल्व किए। देखिए आप, ये हमारी कौन सी लेयर है? कंट्रोलर की लेयर, यानी बिजनेस डेटा एक्सेस, जहां पर हम अपना लॉजिक वगैरह लिखते हैं। यहां पर ये देखिए आप, ये जितना भी ये लाइन लिखी हुई है, ये देखिए। ऐप डीबी कंटेक्स्ट में जाओ, यूजर मेरी मॉडल उसमें जाओ, डीबी सेट में जाओ, उसमें जाके ऐड कर दो। क्या ऐड कर दो? ये सारा रिकॉर्ड जो यूजर का आ रहा है उसमें रिकॉर्ड कर दो। जब रिकॉर्ड ऐड हो जाए तो उसके बाद सेव चेंजेस कर देना। ये डेटाबेस की लॉजिक्स लिखी हुई है यहाँ। तो हम अपनी इस लॉजिक को यहां ना लिखें, बल्कि इसको भी सेपरेट करके एक अलग लेयर में डाल दें। उसके लिए हम जिस पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं उसको रिपॉजिटरी पैटर्न कहते हैं। बात समझ में आई? एक अलग से लेयर बना दें, यानी तीन लेयर्स हमारे पास थी, उसमें मजीद एक और लेयर को ऐड कर दें। इसे रिपॉजिटरी पैटर्न कहते हैं। तो ASP.NET Core MVC रिपॉजिटरी पैटर्न एक आर्किटेक्चर पैटर्न है जो डेटा एक्सेस लॉजिक को बिजनेस लॉजिक से अलग यानी सेपरेट करता है, जैसा मैंने आपको बताया। इसका मकसद क्या है? कोड को और ज्यादा क्लीन करना। जब ये चीजें, छोटी छोटी चीजें गायब हो जाएंगी तो कोड और ज्यादा क्लीन और एफिशिएंट आपको दिखेगा। टेस्टेबल करना बहुत आसान हो जाता है, मेंटेन करना बहुत आसान हो जाता है, और ये लूजली कपल्ड बनाना होता है। टाइटली कपल्ड नहीं होता अपने एक दूसरे के साथ। ये कैसे होगा आगे देखेंगे। रिपॉजिटरी पैटर्न पैटर्न एक ऐसी लेयर होती है जो एप्लीकेशन को डेटाबेस के डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन डिटेल से हाइड करती है। यानी आपका कंट्रोलर जिस डेटाबेस की लॉजिक को दिखा रहा है उस लॉजिक को मजीद हम हाइड कर देते हैं एक और लेयर के अंदर। इसी को रिपॉजिटरी पैटर्न कहा जाता है। आगे आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लो। कंट्रोलर या सर्विस को यह नहीं पता होता कि डेटा यानी एसक्यूएल, ईएफ कोड या एपीआई या किसी और सोर्स से डेटा आ रहा है। वो सिर्फ रिपॉजिटरी पैटर्न पैटर्न के थ्रू इंटरेक्ट करता है। यानी उसको यह नहीं पता कि ये जो अभी डेटाबेस से डेटा आ रहा है ये कहां, कंट्रोलर को अब ये नहीं पता होगा जब वो लेयर ऐड हो जाएगी कि भाई डेटा आ कहां से रहा है। उसको बस इतना पता है, क्या पता होगा उसको? बस कि यार वो डेटा कहां से आ रहा है, किसी रिपॉजिटरी से आ रहा है।
ये नहीं पता एसक्यूएल लेकर आ रहा है, कोई एपीआई डेटा को लेकर आ रही है, या कोई आपने कोई ऐसा कोई काम कर रखा है, क्यूरी बिल्डर वगैरह यूज कर रखा डेटा वहां से आ रहा है। बेनिफिट्स क्या है? डेटा एक्सेस लॉजिक सेंट्रलाइज हो जाती है, एप्लीकेशन लूजली कपल्ड होती है। यूनिट टेस्टिंग ये हमारा अभी काम नहीं है सर, टेस्टिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है। टेस्टिंग कई किस्म की होती है, तो उनमें एक यूनिट टेस्टिंग भी है। मेंटेन करना बहुत आसान हो जाता है। रियल लाइफ एग्जांपल, सोचो आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट का प्रोजेक्ट है, आपको प्रोडक्ट्स को मैनेज करना है, प्रोडक्ट लिस्ट करना है, प्रोडक्ट की डिटेल्स देखनी है और प्रोडक्ट क्रिएट अपडेट या डिलीट करना है। अगर आप तो यहां पर मैं आपको एक छोटा सा ये बता रहा था कि सोचो आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट का प्रोजेक्ट है जिसमें आपको प्रोडक्ट्स को मैनेज करना है। यानी प्रोडक्ट से मैनेज करने से मुराद यानी प्रोडक्ट की लिस्ट आपने दिखानी है, प्रोडक्ट की डिटेल्स आपने दिखानी है, प्रोडक्ट कैसे क्रिएट होगा, अपडेट होगा या डिलीट होगा। अगर आप सिंपल एंटिटी फ्रेमवर्क को डायरेक्टली कंट्रोलर के अंदर यूज करेंगे तो कंट्रोलर डीबी के लिए साथ टाइटली बाइंड हो जाता है। अच्छा यार, ये जो जुमला जो बार बार आ रहा है ना, टाइटली बाइंड होना या लूजली कपल्ड होना, ये थोड़ा सा मैं बता दूं ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये लूजली कपल्ड का क्या मतलब है, डेफिनेशन समझा रहा हूं। लूजली कपल्ड का सिंपल सा मतलब ये है कि कंट्रोलर डायरेक्टली डेटाबेस की क्लास पर डिपेंड नहीं करता। देखिए यहां पर और से नोटिस कीजिएगा, ये इस कोड में यहां पर कंट्रोलर डायरेक्टली डेटाबेस की क्लास पर डिपेंड कर रहा है। डेटाबेस की क्लास मतलब मॉडल यानी यूजर की बात कर रहा हूं। लेकिन जब आप रिपोजिटरी पैटर्न का इस्तेमाल करेंगे तो कंट्रोलर सिर्फ यहां पर, अच्छा याद रखिएगा, जब आप रिपोजिटरी पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं तो आप इंटरफेस का इस्तेमाल करते हैं। इंटरफेस क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आपके पास इनकम्प्लीट मेथड्स होते हैं। तो तब क्या होगा जब आप रिपोजिटरी पैटर्न का यूज करेंगे, अभी अभी तक जितना आपने पढ़ा, तो कंट्रोलर डायरेक्टली डेटाबेस की क्लास पर लूजली कपल्ड का मतलब ये होता है कि कंट्रोलर जो डायरेक्टली आपकी डेटाबेस की क्लास पर डिपेंड ना करता हो। कंट्रोलर सिर्फ इंटरफेस पर डिपेंड करता है। इंप्लीमेंटेशन बदल जाए तो कंट्रोलर को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं अपनी इंप्लीमेंटेशन को बदल भी दूं तब भी किसको फर्क नहीं पड़ेगा भाई, तब भी कंट्रोलर को फर्क नहीं पड़ता। इसे लूजली कपल्ड कहते हैं। बात समझ में आई? सिंपल अल्फाज में व्हाट इज लूजली कपल्ड, जहां पर कंट्रोलर डायरेक्टली डेटाबेस के ऊपर डिपेंड ना करता हो। लेकिन अभी यहां पर डिपेंड हो रहा है, ये टाइटली कपल्ड हुआ है डेटाबेस के साथ, अभी जितना हमने पढ़ा। लेकिन अब रिपोजिटरी पैटर्न की मदद से वो आपके पास लूजली कपल्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब वो डायरेक्टली डेटाबेस पे डिपेंड नहीं करता। उसके बीच में एक और लेयर है इंटरफेस, जो अब वो टोटली डिपेंड करता है आपके इंटरफेस के ऊपर। बात समझ में आई? तो यहां पर पढ़ते हैं, अगर आप एंटिटी फ्रेमवर्क को डायरेक्ट कंट्रोलर के अंदर यूज करेंगे तो कंट्रोलर डीबी के साथ टाइटली बाइंड हो जाता है। ये मैंने भी बताया, अभी जैसे टाइटली बाइंड हुआ है। रिपोजिटरी पैटर्न यूज करने से आप एक आई प्रोडक्ट रिपोजिटरी इंटरफेस बनाएंगे, जैसे मैंने अभी आपको बनाया बताया। आप एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, एक प्रोडक्ट रिपोजिटरी क्लास बनाएंगे जो डीबी से बात करेगी। यानी एक ऐसी क्लास होगी जो अब डायरेक्टली कंट्रोलर टू मॉडल बात नहीं करेगी। कंट्रोलर कम्युनिकेट करेगा इंटरफेस से और इंटरफेस बात करेगा किसके साथ, मॉडल के साथ। यानी बीच में मजीद एक और लेयर का इजाफा हुआ जो कि आपके डेटाबेस से कम्युनिकेशन क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल की जा रही हो। कंट्रोलर सिर्फ इंटरफेस को कॉल करेगा, यानी डीबी का पता नहीं चलेगा, डीबी को पता भी नहीं चलेगा कि यार क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। यानी अगर कल को आपके ईएफ कोर की जगह डैपर यूज करना हो, ये भी आपके डेटाबेस में यूज किया जाता है सर। ये डेटाबेस एसक्यूएल सर्वर से मोंगोडीबी पर शिफ्ट करना आसान, इसको छोड़ दो, इस लाइन को छोड़ दो, ये समझो। या डेटाबेस एसक्यूएल सर्वर से मोंगोडीबी पर शिफ्ट करना हो, आप सिर्फ रिपोजिटरी की इंप्लीमेंटेशन बदलेंगे, कंट्रोलर या बिजनेस लॉजिक को टच करने की भी नीड नहीं होगी। इसी को रिपोजिटरी पैटर्न कहते हैं। यानी हमें पूरा कोड चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस हमें अपनी जो डीबी की कॉन्फ़िगरेशन है या सेटिंग है या उसकी लॉजिक है उसको चेंज करना होगा। यानी इंटरफेस में चेंजेस होंगी और हमें बाकी जगहों पर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारा काम इजीली हो जाएगा। सो व्हाट इज रिपोजिटरी पैटर्न, आसान अल्फाज में बोले तो जहां पर आपको डेटा एक्सेस लॉजिक को यानी अपनी डेटाबेस की लॉजिक को आप बिजनेस लॉजिक से अलग करते हो। यानी कि आपकी कंट्रोलर में जो अभी डेटाबेस की लॉजिक्स लिखी हुई है ना, इस लॉजिक्स को उठाकर एक और मजीद सेपरेट फाइल बनाओ और वो तमाम लॉजिक्स को आप वहां लिख दो। अब अभी तक आपका जो कंट्रोलर है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, आपके मॉडल यानी आपके डेटाबेस के ऊपर। तो अब वो डायरेक्ट डिपेंड नहीं करेगा। जब आप रिपोजिटरी पैटर्न का इस्तेमाल करेंगे वो मजीद एक और क्लास बीच में इंप्लीमेंट होगी, वो
कंट्रोलर किसको जानता होगा? डेटाबेस को तो नहीं जानता होगा। कंट्रोलर पे किसको जानने लगेगा? उस क्लास को, यानी इंटरफेस को। वो इंटरफेस को बोलेगा भाई मुझे ये काम करना है, अब इंटरफेस उसको कॉल करेगा और वहां पर वो काम करवा देगा। बात समझ में आई? तो टाइटली आई होप लूजली कपल्ड का मतलब समझ में आएगा। व्हाट इज लूजली कपल्ड? बताइए, अभी बताया व्हाट इज लूजली कपल्ड क्या होता है? जिसमें आपका कंट्रोलर डायरेक्टली डेटाबेस के साथ कनेक्ट ना हो, इसको लूजली कपल्ड कहते हैं। और अगर आपका कंट्रोलर आपके डेटाबेस के साथ टाइटली कपल्ड है, तो इसका मतलब वो टाइट कपल्ड हो रहा है, ये डिपेंड कर रहा है। अभी आप गौर से देखें तो आपका कंट्रोलर, इस कंट्रोलर के अंदर देखिए लॉजिक्स मेरी, आपका कंट्रोलर डायरेक्टली डेटाबेस पे डिपेंड कर रहा है, तो ये टाइटली कपल्ड हुए हैं। अब ये कोड यहां से हट गया तो क्या आपका कंट्रोलर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है? नहीं। अब यहां पर जो इंप्लीमेंटेशन आएगी वो मजीद एक और क्लास की आ जाएगी, तो आपका कंट्रोलर उस इंटरफेस के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, और इंटरफेस जो है वो आगे अपने डेटाबेस या मॉडल के साथ कम्युनिकेट कर रहा होगा। तो इसी को रिपोजिटरी पैटर्न कहते हैं। कितनों को रिपोजिटरी पैटर्न समझ में आ गया? रिपोजिटरी पैटर्न है क्या? व्हाट इज रिपोजिटरी पैटर्न जी? हम ना, व्हाट इज रिपोजिटरी पैटर्न, क्या होता है रिपोजिटरी पैटर्न? डेटाबेस के लॉजिक और बिजनेस लॉजिक के सेपरेट सेपरेट करते हैं। ये क्या है, कोई कोडिंग है? क्लास है, इंटरफेस है। नहीं, कोडिंग है क्या है? एक सिंपल बोलेंगे सर, ये एक आर्किटेक्चर या एक पैटर्न है जो मजीद आपकी 3 लेयर्स में मजीद एक और लेयर का इजाफा करता है, जिसमें आपका जो कंट्रोलर है वो डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता किस पे? आपके डेटाबेस पे। इसको रिपोजिटरी पैटर्न कहते हैं। आसान अल्फाज में ये समझा दूंगे। क्लियर हो गई बात? चलिए इसको प्रैक्टिकल करके समझते हैं ताकि आपको समझ में आए कि काम हो क्या रहा है। डेफिनेशन में कोई सवाल है? डेफिनेशन में कोई सवाल है? व्हाट इज रिपोजिटरी पैटर्न? सर आसान, जिसमें आपका कंट्रोलर यानी आपका डेटा एक्सेस लॉजिक आपकी बिजनेस लॉजिक से सेपरेट हो जाए, जिसमें आपका कंट्रोलर डायरेक्टली डिपेंड ना हो आपके डेटाबेस पे, इसको हम रिपोजिटरी पैटर्न कहते हैं। बीच में एक क्लास यानी एक इंटरफेस इंप्लीमेंट हो जाता है जिससे कंट्रोलर डायरेक्ट कम्युनिकेट कर पाता है, और कंट्रोलर को इस बात का कोई आइडिया नहीं होता कि आप वहां पर कौन सा डेटाबेस वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं या उसके क्या लॉजिक्स वगैरह लिख रहे हैं। तो इससे फायदा ये क्या हुआ भाई? फायदा ये हुआ कि आपको टेस्टिंग करना बहुत आसान हो गई, मेंटेन करना बहुत आसान हो गया। अब कभी आप अगर डेटाबेस एसक्यूएल सर्वर से मोंगोडीबी पे शिफ्ट करना चाह रहे हैं तो आपको सिर्फ रिपोजिटरी की इंप्लीमेंटेशन पर चेंजेस करनी पड़ेगी, कंट्रोलर या बिजनेस लॉजिक को टच करने की जरूरत नहीं है। इसी को रिपोजिटरी पैटर्न कहते हैं। रिपोजिटरी पैटर्न एप्लीकेशन और डेटाबेस के बीच एक क्लीन एब्स्ट्रैक्शन लेयर होती है, याद रखिएगा, इसे एब्स्ट्रैक्शन लेयर कहते हैं। इस लेयर का नाम है बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन लेयर, जो डेटा एक्सेस लॉजिक को सेपरेट करके कोड को रीयूजेबल, फ्लेक्सिबल और टेस्टेबल बनाती है। इसे रिपोजिटरी पैटर्न कहा जाता है। क्लियर हो गई बात? क्लियर है? आइए, जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा मैं किस तरह की लॉजिक्स को किससे सेपरेट करने की बात कर रहा हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, और प्रोजेक्ट हम बिल्कुल फ्रेश बना रहे हैं ताकि हमें किसी किस्म की रुकावट या प्रॉब्लम ना आए। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं रिपोजिटरी, या एक काम कर लेते हैं, रेपो पैटर्न वर्क टुडे के नाम से एक प्रोजेक्ट बना रहा हूं। अगर आप, अच्छा अभी हम बहुत बेसिक एग्जांपल करेंगे ताकि आपको माइंड में क्लियर हो कि यार ये आर्किटेक्चर काम कैसे करता है। क्लियर हो गई बात? जब आपको ये समझ में आ जाएगा तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे ये काम कर कैसे रहा, और डेफिनेशन की हर वो बात जो मैंने आपके साथ शेयर की है वो मैं प्रैक्टिकली प्रूफ करूंगा कि यार ये इंप्लीमेंट हो भी रही है या हम सिर्फ कहानी के हद तक डेफिनेशन सीख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि आपको पुराना वाला प्रोजेक्ट सेव करना है, यानी तो मैंने कहा डोंट सेव, जरूरत नहीं, वो पहले से बना हुआ है, अब हमें उसका जरूरत भी नहीं है। अच्छा, आप लोग के प्रोजेक्ट्स भी आ गए हैं, अभी अभी, बिल्कुल अभी अभी रिसीव हुए हैं। ठीक है, तो हम वो भी देख लेंगे बाद में कि कौन सा प्रोजेक्ट किसका आया और क्या आया है। सब बताऊंगा बेटा अभी। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करते हैं सबसे पहले अपना काम। तो सबसे पहले तो हमारे पास हमारी बिजनेस लॉजिक यानी अपने मॉडल को, या डेटाबेस लेयर की बात कर रहा हूं, उसको हम क्रिएट करेंगे। हम अभी इस प्रोजेक्ट में डेटाबेस का कहीं कोई जिक्र नहीं कर रहे, मतलब मैं एसक्यूएल सर्वर के साथ इंटीग्रेट नहीं करने वाला। मैं बिल्कुल एक सिंपल जैसे लिस्ट वगैरह का इस्तेमाल करके आपको लॉजिक बनाकर दिखाऊंगा कि यार हम कैसे काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आऊंगा अपने मॉडल में, और यहां पर सबसे पहले मैं अपना एक मॉडल क्रिएट कर लेता हूं जिसमें मेरी तमाम प्रॉपर्टीज मेरा डेटा होल्ड करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। तो राइट क्लिक करूंगा, ऐड करूंगा, और यहां पर सिंपल एक क्लास बना लूंगा।
अब इस क्लास को आप किसी भी नाम से बना सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, इसमें कोई रुकावट नहीं कि यार ये बनाइए या वो बनाइए। तो यहां पर मैं स्टूडेंट के नाम से एक क्लास बना लेता हूं। मैंने एंटर प्रेस किया, मेरी स्टूडेंट की नाम की जो क्लास है वो यहां पर बन गई। अब मुझे क्या क्या चाहिए अपने इस मॉडल के अंदर, तो वो आप डिफाइन कर सकते हैं एज अ प्रॉपर्टी। तो मैं यहां पर चंद ही चीजें ले लेता हूं क्योंकि मैं डेटाबेस का काम बिल्कुल नहीं कर रहा। तो मैंने प्रॉप लिखा, तो प्रॉप लिखना एक शॉर्टकट की है जिसके जरिए आपकी प्रॉपर्टी इजीली बन जाती है। तो यहां पर हम एक ले लेते हैं आईडी, दूसरी हम प्रॉपर्टी बना लेते हैं नेम की, और तीसरी हम प्रॉपर्टी बना लेते हैं यहां पर एज की। ज्यादा लंबा काम नहीं करेंगे, एज की बना लेते हैं। तो इसको स्ट्रिंग की जगह इंटीजर करके यहां पर हम एज कर लेते हैं। स्टेप नंबर 1, रिपॉजिटरी पैटर्न पढ़ रहे हैं, उसमें हमने स्टेप नंबर 1 अभी क्या इंक्लूड किया। सबसे पहले हमने यहां पर अपना एक मॉडल क्रिएट किया। ये आप ऑलरेडी जानते हैं, कई बार पढ़ चुके हैं। मॉडल के अंदर मैंने अपनी प्रॉपर्टीज को बनाया, और प्रॉपर्टीज को पब्लिक क्यों रखा, को बता सकते हैं मैंने पब्लिक क्यों रखा? हाँ, क्यों रखा? बताइए ना क्यों रखा, सर आप बताइए क्यों। इसीलिए ताकि वो कोई भी क्लास उसको अपने पास इजीली एक्सेस कर सके, कोई प्रॉब्लम ना आए। बंद कर दूं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। चाहो तो वैलिडेशन लगा लेना। वैलिडेशन किसके थ्रू लगती है? सी शार्प का एक टॉपिक है बड़ा जबरदस्त, क्या नाम था उसका? पढ़ा है ना आपको? सी शार्प का एक टॉपिक है जिसके जरिए आप वैलिडेशन लगा सकते हैं, डेटा एनोटेशंस। बंद कर रहा हूं, आप लगाना चाहो तो लगा लीजिएगा। लगा लिया। अब हमने देखा कि हम जब रिपॉजिटरी पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं तो हम अलग से बीच में एक लेयर ऐड करते हैं जिसे एब्स्ट्रैक्शन लेयर कहा जाता है। बेसिकली वो एब्स्ट्रैक्शन लेयर, आपके पास एक इंटरफेस होता है। इंटरफेस एक क्लास की तरह होता है, लेकिन बस वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कोई और क्लास उससे करती है। यानी जब भी कोई क्लास उस क्लास से कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो उस क्लास ने जिसने उसको कॉन्ट्रैक्ट किया उस पर क्या लाजिम हो जाए कि वो उस क्लास के मेथड को क्या करे, अपने पास क्या करे, कंप्लीट करे। कंप्लीट करे, क्योंकि इंटरफेस इनकम्प्लीट मेथड कंटेन करता है। तो जो भी क्लास इस क्लास से कॉन्ट्रैक्ट करती है, उस क्लास पे लाजिम क्या हो जाता है, वो यहां पर क्या करे, उसको अपने पास कंप्लीट करे। तो हम सर यहीं पर क्या एक शुरू करते? जी नहीं, सही तरीका ये नहीं है कि आप कहीं पर भी काम शुरू कर दो। चाहो तो मॉडल में शुरू कर सकते हो, आपकी मर्जी, लेकिन मैं ऐसे काम नहीं करता। मैं यहां पर एक फोल्डर बना लूंगा, ऐड, कहा गया, न्यू फोल्डर। इसे आप रिपोजिटरीज के नाम से बना लो या जो भी आप बनाना चाहो। रिपोजिटरीज, एक सेकंड स्पेलिंग में मिस्टेक ना हो जाए, तो हम इसकी स्पेलिंग यहां से ले लेते हैं, रिपोजिटरी, रिपोजिटरीज, टी ओ आ रही है, सही लिखी मैंने? खैर इससे स्पेलिंग से मैटर नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं अपनी ग्रामर की बात कर रहा हूं, सही है। रिपोजिटरीज ठीक लिखा है? ठीक। अब हमने यहां पर एक फोल्डर बना लिया रिपोजिटरी के नाम से। यहां पर हम एक ऐसा इंटरफेस बनाएंगे जो कि क्या कर रहा होगा, अगर हमें किसी स्टूडेंट के डेटा को देखना है, किसी स्टूडेंट के डेटा को ऐड करना है, एक नया स्टूडेंट ऐड करना है, या किसी स्टूडेंट के रिकॉर्ड को डिलीट करना है, हमें ये 3 काम करने हैं। हम ज्यादा काम नहीं कर, फिर बता रहा हूं, हम डेटाबेस का इस्तेमाल नहीं कर रहे। हम एक लिस्ट बनाएंगे जिसमें किसी स्टूडेंट के रिकॉर्ड को ऐड कर सकते हैं, देख सकते हैं, या फिर डिलीट कर सकते हैं। तो अब मुझे रिपोजिटरीज में बनाते हैं हम इंटरफेस। तो यहां पर हम आते हैं ऐड, और यहां पर हम ऐड कर देते हैं सिंपल एक क्लास। जैसे आप क्लास बनाते हो, जैसे आप क्लास बनाते हो वैसे ही आप यहां पर क्या बनाओगे, एक क्लास बना लोगे। ठीक है। और हमने यहां पर बना रहे एक इंटरफेस, तो हमने इंटरफेस यूज कर लिया, और यहां पर हम आके लिखेंगे, किसी भी नाम से बना लो। तो हम अपने स्टूडेंट का इंटरफेस बना रहे हैं, रिपोजिटरी इंटरफेस। तो हमने लिख दिया। अच्छा, आपको जरूरत नहीं है कि आप इंटरफेस बनाते वक्त उसका नाम आई से शुरू करो, बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप किसी भी नाम से बना सकते हो, लेकिन सी शार्प की गुड टेक्निक ये कहती है कि आप जब भी इंटरफेस बनाओ तो उसके स्टार्ट में आई लिखो। क्यों? ताकि वो पता चल सके यार आपने एक इंटरफेस बनाया है। तो आई इसलिए लिख रहा हूं। तो मैंने लिखा, हम एक इंटरफेस बना रहे हैं किसके नाम से, आई स्टूडेंट रिपोजिटरी हमारे पास बना रहे हैं हम। ये हमारी रिपोजिटरी होगी, आई स्टूडेंट रिपोजिटरी हमने बना दी। सिंपल एक सी शार्प की क्लास है और कुछ भी नहीं। मैंने इंटर प्रेस किया, मेरा इंटरफेस बनके आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो गया। क्या इसमें किसी को मसला? इंटरफेस क्या होता है? एक क्लास, एक कॉन्ट्रैक्ट जो कि इनकम्प्लीट मेथड को कंटेन करती है। हमारे पास क्या होगा सर? 3 मेथड्स होंगे। एक मेथड वो काम करेगा जो कि डेटा को लाने का काम करेगा, दूसरा क्या करेगा, डेटा को ऐड करने का काम करेगा, तीसरा क्या करेगा, डेटा को डिलीट करने का काम करेगा। तो सिर्फ हमें ऐसे मेथड बनाने जिनकी बॉडी यहां नहीं होगी।
हमने जस्ट सिर्फ मेथड के नाम डिफाइन करने हैं। तो पहला मेथड, चूंकि हमारा डेटा सारा किसके अंदर होगा, मैंने बताया ना, हम डेटाबेस यूज नहीं कर रहे, सारा डेटा किसमें होगा, हमारा लिस्ट में होगा। तो हमने यहां पर एक लिस्ट बना ली कि मेरे पास डेटा लिस्ट में होगा, एक जेनेरिक लिस्ट। अब वो लिस्ट डेटा कहां से लेकर आएगी, आपके मॉडल से। मॉडल का नाम क्या है आपके पास, तो मैंने बोला लिस्ट एक स्टूडेंट टाइप का डेटा होगा, जो कि आपके पास मेथड का नाम होगा गेट स्टूडेंट्स। गेट स्टूडेंट्स के नाम से बना लो। ये मेथड क्या करेगा आपका, अभी हमने सिर्फ सोचा है, इसके अंदर की इंप्लीमेंटेशन हमने नहीं लिखी है। एक लिस्ट स्टूडेंट टाइप के आपके पास मेथड है, जो कि स्टूडेंट के सारे रिकॉर्ड को उठाने के लिए काम किया जाएगा। नेक्स्ट मेथड, वॉइड एड स्टूडेंट, ये स्टूडेंट को ऐड करने के काम आएगा। अब जो भी डेटा आएगा मॉडल में, याद होगा हम जब कंट्रोलर में लॉजिक लिखते थे तो उस मेथड के अंदर यहां पर उसका ऑब्जेक्ट बनाकर पास करते थे स्टूडेंट, याद आया आपको। तो हमने यहां पर क्या पास कर दिया, स्टूडेंट क्लास को, यानी अपने मॉडल को। इसका आप कोई भी रेफरेंस वेरिएबल रख सकते हो, मैंने पास कर दिया STU। हमारे पास एक और मेथड है जो कि ऐड स्टूडेंट करेगा। ऐड, यहां पर जो भी डेटा आएगा, याद है आपको, मॉडल बाइंडिंग के थ्रू आपके फॉर्म से जो भी डेटा आएगा वो आपके STU में रिसीव हो जाएगा, और उसके बाद जो भी हमें उसके ऊपर डेटाबेस की लॉजिक लगानी होगी कि डेटाबेस में रिकॉर्ड इंसर्ट कर दो, वो हम लगा देंगे। फर्स्ट हमने मेथड बनाया जो कि स्टूडेंट को लाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और डेटा चूंकि लिस्ट में होगा इसीलिए मैंने यहां पर लिस्ट टाइप का इस्तेमाल किया। सेकेंड मेथड मेरे पास स्टूडेंट को ऐड करने के लिए यूज होगा, और तीसरा और आखिरी मेथड वॉइड, आप एडिट भी कर सकते हैं बाद में, वॉइड डिलीट स्टूडेंट। आपको पता है जब किसी के रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं तो किसके ब्याह पे करते हैं, आईडी। तो आईडी किस टाइप की होगी, हमने वहां पर किस टाइप की ली है, इंटीजर। तो हमने एक सिंपल वेरिएबल बना दिया इंटीजर आईडी के नाम से। क्या इन तीन मेथड्स में, इनकम्प्लीट मेथड में किसी को मसला, मैंने यहां पर इसकी बॉडी क्यों नहीं बनाई, आसान सवाल पूछ रहा हूं। इंटरफेस है सर, इंटरफेस का मतलब ही यही होता है कि वो इनकम्प्लीट मेथड होते हैं, जिसमें ये तो बताता है करना क्या है, कैसे करना है ये नहीं पता होता, इसको इंटरफेस कहते हैं। तो हमने अपने एक क्लास, एक इंटरफेस जिसका हमने नाम आई स्टूडेंट रिपोजिटरी रखा, उसमें हमने अपने तीनों मेथड्स को डिफाइन कर दिया कि हमने कौन कौन से मेथड्स हमें चाहिए। अब सर असद आपने कहा था कि हम अपनी डेटाबेस वाली लॉजिक को क्या करेंगे, डेटाबेस वाली लॉजिक क्या करेंगे, अलग करेंगे। यही तो बात हुई थी सर, हमारे कंट्रोलर में जो डेटाबेस की लॉजिक लिखी है उसको हम सेपरेट करेंगे और एक अलग इंटरफेस में इंप्लीमेंट करेंगे। और कंट्रोलर किससे कम्युनिकेट करेगा, इंटरफेस से। और इंटरफेस किससे कम्युनिकेट करेगा, मॉडल से। तो एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर ऐड हो जाएगी। अब मैं इसको बंद कर देता हूं। अब मेरे पास एक ऐसा इंटरफेस होगा जिसमें तमाम डेटाबेस की लॉजिक्स लिखी जाएंगे। अभी डेटाबेस तो है नहीं, तो हम अपनी जो भी लॉजिक लिखेंगे वो यहां लिखेंगे। तो मैं यहां पर एक और क्लास बनाता हूं, एक और क्लास बना लेता हूं। क्लास बनाऊंगा इंटरफेस बनाऊंगा, एक ऐसी क्लास जो कि किससे कम्युनिकेट करेगी सर, इंटरफेस से। शाबाश। तो मैं क्लास का नाम क्या रखूं, कुछ भी रख दे सर, ये इंटरफेस तो नहीं, स्टूडेंट रख दें, स्टूडेंट रेपो, दैट्स इट। ऐड किया, सिंपल, मेरी क्लास यहां पर ऐड हो गई। यहां तक समझ में आता है। अब ये क्लास जो कि डेटाबेस की लॉजिक को इंप्लीमेंट करेगी, और इस क्लास का ही काम होगा कि इनकम्प्लीट मेथड को कंप्लीट करे। इसी क्लास का काम होगा ना। अभी हम कंट्रोलर की बात नहीं कर रहे, कंट्रोलर पे हम अभी नहीं गए, हम अपने रिपोजिटरी फोल्डर में ही काम कर रहे हैं। अब ये क्लास किसको इंप्लीमेंट करेगी, इंटरफेस को। तो इंटरफेस को इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, कॉलन से ही। आपके इंटरफेस का नाम क्या था, अब देखो जब आप किसी इंटरफेस को इंप्लीमेंट करते हो तो उस पे एरर आता है। ये एरर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपकी स्टूडेंट रेपो पे अब ये लाजिम हो चुका है किस चीज का, कि वो अपने पास उन मेथड्स को जो कि रिपोजिटरी में बने वो यहां पर क्या करे, कंप्लीट करे। क्या इधर किसी को मसला, इधर किसी को मसला है, नहीं है। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे सर, हमारे पास चूंकि डेटा लिस्ट में आ रहा है, तो यहां पर हम क्या कर लेते हैं, लिस्ट के लिए एक वैल्यू, चूंकि हमें डेटा उसमें उसी में स्टोर करना है, उसी से डिलीट करना है लिस्ट में से, और उसी में डेटा दिखाना भी है। तो यहां पर हम चाहते हैं एक ऐसा वेरिएबल बनाए जिससे सिर्फ यही क्लास रीड कर सके, बाकी कोई और क्लास रीड ना कर सके। तो क्या बनाऊं, प्राइवेट। और सिर्फ वो वेरिएबल को क्या किया जा सकता है, सिर्फ और उस क्लास का हमें उस वेरिएबल का ऑब्जेक्ट बनाकर भी यूज ना करना पड़े, तो क्या बना दूं, स्टैटिक। अब उसके बाद आप जो है सिंपली क्या कर सकते हो, अच्छा अब आपके पास वेरिएबल किस टाइप का होगा, सवाल ये है। अच्छा वेरिएबल किस टाइप का हो, ये बात की बात है, पहले हमें क्या करना है,
हमें जो भी हमारी मॉडल की क्लास है, ये वाली क्लास, इस क्लास में जो भी डेटा आ रहा है वो हमें यहां पर एक्सेस करने के एक वेरिएबल में डालना है। इस पूरी क्लास का एक्सेस एक वेरिएबल में डालना है। अब ये क्लास मॉडल है, बेसिकली बात समझिएगा। इस क्लास में जो डेटा आ रहा है वो किस टाइप का है? किस टाइप का है? शाबाश, लिस्ट टाइप का है। तो जब हमें किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना, हम कैसे बनाते हैं? मुझे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर यहाँ का यूज करना है, तो कैसे बनाऊं? तो किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना कैसे बनाते हैं? सिंपल, न्यू का कीवर्ड, ऑब्जेक्ट का नाम, क्लास का नाम क्या है? स्टूडेंट। हम स्टूडेंट किस टाइप की, हमारे पास लिस्ट टाइप की होगी, तो हमने यहाँ पर क्या बोला, लिस्ट बना दो। एक लिस्ट होगी किस टाइप की? स्टूडेंट टाइप की। ये हमने सिंपल यहाँ पर क्या कर दिया, ये देखिए, ये मॉडल ऐड हो गया, हमने सिंपल यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना दिया। अब इस ऑब्जेक्ट को एक वेरिएबल में सेव करना है। इस ऑब्जेक्ट को एक वेरिएबल में सेव करना है। तो वेरिएबल किस टाइप का होगा भाई? अगर इंटीजर, सुनो मुश्किल लग रहा है, इधर देखो। 12 है, किसमें स्टोर करोगे? कैसे करोगे? क्या लिखूं बताओ? इंटीजर a = 12, एग्जैक्टली। ये आपका ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट किस टाइप का है? लिस्ट। तो इसका वेरिएबल का नाम भी वो खुद जिस टाइप का होगा वेरिएबल, वो खुद भी एक लिस्ट स्टूडेंट टाइप का ही होगा। तो इस वेरिएबल का नाम क्या रखोगे आप? कुछ भी रख लो सर आप। मैंने नाम रख दिया स्टूडेंट्स। यहां तक किसी को कोई इशू? और ये कंस्ट्रक्टर होता, मैं ये चीज बनाना भूल गया। आपने अपनी इस लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ताकि आप इस क्लास का एक्सेस कर सको। आपने इस एक्सेस को किस वेरिएबल में स्टोर कर लिया? किसमें स्टोर कर लिया? स्टैटिक क्यों लिखा मैंने इसके साथ? ताकि डायरेक्टली मैं इसको यूज कर सकूं। प्राइवेट क्यों किया? प्राइवेट क्यों किया? सिर्फ इसी क्लास में यूज हो, बाकी किसी और के साथ यूज ना हो। अब मेरी क्लास पे, मेरी इस क्लास स्टूडेंट रेपो पे क्या लाजिम हो चुका है? ये अभी तक एरर दे रही है। इस पे लाजिम क्या हो चुका है? इंटरफेस के इनकम्प्लीट मेथड को यहां पर क्या करूं? कंप्लीट करूं। तो क्या करूं? अब ये मेथड बनाया था, थोड़ा खोल के रखते हैं ताकि तुम्हें याद रहे। ये रहा। सबसे पहले इस मेथड को कंप्लीट करूं। कैसे करूंगा बताओ? अब ये मेथड क्योंकि सबके लिए एक्सेसिबल होगा, तो इसे क्या बनाऊं? पब्लिक। शाबाश, पब्लिक। उसके बाद कोशिश करो हो जाएगा। ये मेथड की टाइप क्या है? शाबाश। तो मैंने बोला लिस्ट स्टूडेंट टाइप का मेरा मेथड है, बना दिया। उसके बाद मेथड का नाम क्या था? क्या नाम था? गेट स्टूडेंट्स। कर लिया सर। ये इसकी इंप्लीमेंटेशन लिख रहा हूं। अब ये मेथड रिटर्न क्या करेगा? नहीं, ये मेथड रिटर्न क्या करेगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। एग्जैक्टली और नॉट? ठीक है, तो ये मेथड रिटर्न क्या करेगा? सिंपल सर, ये आपको जो डेटा लिस्ट में आ रहा होगा, ये लिस्ट पूरी किसमें स्टोर हो रही है? स्टूडेंट्स रिटर्न कर देगा। डन हो गया, आसान है। यहां पर एक मेथड जो इनकम्प्लीट था वो यहां पर कंप्लीट कर दिया गया है। बात समझ में आ गई? सेकेंड पार्ट। अब क्या करना है? ऐड करना। क्या होगा? ये भी पब्लिक बनाऊं। पब्लिक क्यों बनाऊं? ताकि ये मेथड कंट्रोलर इसको एक्सेस कर सके भाई। तो पब्लिक। पब्लिक के बाद मेथड की रिटर्न टाइप क्या थी वहां पर? वॉइड, यानी कुछ भी रिटर्न नहीं करता, वॉइड। मेथड का नाम क्या था? ऐड स्टूडेंट। कॉपी कर लो, गलती ना हो जाए। कर लिया। उसके बाद क्या करूं? अब यहां पर सारा डेटा कहां से आएगा? मॉडल से। मॉडल का नाम क्या है? शाबाश, स्टूडेंट एसटीयू रख लिया। यहां तक कोई इशू? अब हमारे पास डेटाबेस तो है नहीं सर। तो अब मैंने क्या बोला, अच्छा, मुझे अब आईडी के अंदर ना ऑटो इंक्रीमेंट खुद से करना है। आईडी के अंदर ऑटो इंक्रीमेंट खुद से होता है, तो कैसे कर सकते हैं पता है? कोई बता सकता है आइडिया? अभी मेरा सारा डेटा किसके अंदर आ रहा है? एसटीयू में जाओ, डॉट आईडी उठा लो। उठा लोगे? अब इस आईडी में क्या करोगे? जो भी स्टूडेंट्स में आ रहा है, यानी एसटीयू में आ रहा है, जो भी आ रहा है, उसमें क्या करो, काउंट। काउंट करो। काउंट का कोई है? नहीं, क्या है? हमारे पास डेटा कहां से आ रहा है? कहां से डेटा आ रहा है? स्टूडेंट से आ रहा है ना, ये रहा। स्टूडेंट्स में जाओ, डॉट काउंट करो, और काउंट में +1 कर देना। यानी आईडी में हर बार एक का इंक्रीमेंट करते रहना। 1 2 3 4 5 6 7 8, आईडी यहां से इंक्रीमेंट होती रहेगी। उसके बाद आपने कहा था डेटाबेस की सारी लॉजिक्स कहां लिखी जाती हैं? यहां पर। तो कैसे, क्या लिखूं? सामने लिखी हुई आ रही है खुद से वैसे। क्या करूं? क्या करूं? ये मेरा क्या है? मॉडल। मॉडल में जाओ, स्टूडेंट्स, उसमें ऐड कर दो। सारा डेटा कहां से आ रहा है? एसटीयू में। दैट्स इट। हो गया ऐड का मेथड। ऐड के मेथड में कोई मसला? सर बहुत सिंपल मेथड लिखा हुआ, क्लियर है। तीसरा मेथड क्या था? डिलीट। कैसे होगा सर? पब्लिक वॉइड
डिलीट खुद ही आ गया भाई, क्या आ गया, खुद ही आ गया। ये लो मैंने कॉपी से सेट कर दिया, ठीक है। अब क्या करूं, लॉजिक क्या होगी बताओ। हमें क्या करना है, अपने इस मॉडल में इस आईडी का डेटा ढूंढना है। क्या लॉजिक होगी, आसान है, कर सकते हो। स्टूडेंट्स में जाओ, डॉट, क्या करोगे, सिर्फ एक रो उठानी है उस बंदे की। तो फर्स्ट रो डिफॉल्ट वाला मेथड पढ़ाया था, फर्स्ट रो डिफॉल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, बना लिया। अब इसमें आप लैम्डा एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो। जो भी स्टूडेंट्स में डेटा आ रहा है वो एक पैरामीटर पी में डाल दो, डाल दिया। और अगर वो पी में जाओ, पी मतलब, पी मतलब यानी जो स्टूडेंट यानी मॉडल से डेटा आया है, पी में जाओ, अगर वो आईडी बराबर हो किस आईडी के, दैट्स इट, उस बंदे का पूरा, सॉरी, किसकी, स्टूडेंट आईडी की, तो उस बंदे का क्या करो, क्या करो, उसको सिंपल एक वेरिएबल में डाल दो, स्टूडेंट। अब इस बंदे का पूरा रिकॉर्ड किस में आ जाएगा, स्टूडेंट। अब क्या करूं, आसान है। अगर लॉजिक लगा दें छोटी सी ताकि मसला, अगर स्टूडेंट की आईडी क्या हो, नॉट इक्वल टू नल ना हो, तो क्या कर देना, क्या कर देना, बहुत आसान है, तुम्हें किया हुआ ये काम। इस, आपका मॉडल क्या है, ये रहा, मॉडल का नाम क्या है, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स में जाओ, क्या करो, रिमूव कर दो किसको, इस बच्चे को, हो गया। नहीं समझे, चलो दोबारा कर, कोई बात, शुरू से। सबसे पहले हमने रिपोजिटरी बनाई, ये क्यों बनाई, ताकि इंटरफेस इनकम्प्लीट मेथड्स इसके अंदर कंटेन करें, हमने बना लिए। तीन मेथड बनाए। लिस्ट स्टूडेंट टाइप की क्यों रखी, क्योंकि आपके पास जब डेटा एक से ज्यादा हो तो आप लिस्ट के अंदर ही गेट करते हैं, तो हमने लिस्ट टाइप का एक स्टूडेंट क्लास बनाई ताकि वो, और एक मेथड का नाम था गेट स्टूडेंट। ये मेथड क्या करेगा, डेटा को, सारे स्टूडेंट्स को उठाएगा। उसके बाद डेटा को ऐड करने के लिए, डेटा कहां से आएगा भाई, मॉडल से। उसके बाद डेटा को तो किसी आईडी के बिहाफ पर डिलीट होता है। फिर हमने सिंपल उसी में एक और क्लास बनाई, बना ली। अब हमने क्या करना है भाई, हमें अपने मॉडल का सारा डेटा भी तो चाहिए, तो हमने उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, मॉडल क्लास का, और उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। याद है डीबी कंटेक्स्ट का बनाते ताकि डीबी कंटेक्स्ट ऐड कर सके, उस मॉडल से कनेक्ट कर सके। उसके बाद हमने सिंपल पहले मेथड को कंप्लीट किया। हमने बोला जो भी डेटा स्टूडेंट्स में आ रहा है, लिस्ट में सब जो कुछ पड़ा हुआ है, सब उठा के क्या कर दो, रिटर्न कर दो किसको, गेट और स्टूडेंट्स को। ये सारा डेटा उसको गेट लिस्ट की फॉर्म में मिल जाएगा। आगे एड स्टूडेंट में क्या किया, हमने यहाँ पर जो भी हमें डेटा आया एसटीयू के अंदर, हमने क्या बोला, एसटीयू में जाओ, डॉट आईडी, जो भी आईडी आई है, एसटीयू डॉट आईडी, उसमें आईडी में जाओ, उसमें क्या करो, इस स्टूडेंट में जाओ, जो भी काउंट आ रहा है उसमें +1 कर दो ताकि आईडी में इंक्रीमेंट होता रहे। उसके बाद सिंपल डेटाबेस की लॉजिक, जो सारा डेटा सारा स्टूडेंट्स में पड़ा है, स्टूडेंट्स में जाओ, ऐड कर दो, किसको ऐड कर दो, जो डेटा कहां से आ रहा है, एसटीयू से। एसटीयू मतलब जो फॉर्म से डेटा आ रहा हो। आगे बढ़े, वो आई डिलीट स्टूडेंट। अब देखो यहां पर क्या है, अगर अब इसमें हमने आईडी, स्टूडेंट्स यानी मॉडल में जाओ, फर्स्ट रो डिफॉल्ट का मतलब ये पहली रो उठाओ, एग्जैक्टली फर्स्ट ही रो उठाओ, उठा लो, किसकी उठा लो, पी, यानी जो भी डेटा अभी स्टूडेंट्स डॉट फर्स्ट रो, स्टूडेंट्स में क्या होगा, सारा डेटा मिला होगा, तो हमने सारे डेटा को किसमें डाल दिया, पैरामीटर पी के अंदर। फिर मैंने क्या बोला, पी में सब सिर्फ आईडी कॉलम को उठाओ, अगर वो आईडी बराबर हो किस आईडी के, तो उस बच्चे का एक ही रिकॉर्ड उठाना, किसमें डाल देना। अगर स्टूडेंट्स की आईडी, स्टूडेंट, सॉरी गलत कर दिया, ये था, अगर इस स्टूडेंट, सॉरी गलत कर दिया, अगर इस जो भी रिकॉर्ड आया है, सॉरी क्या हो रहा है, कंट्रोल सी से कॉपी, हाँ, अगर ये स्टूडेंट नल नहीं है यानी रिकॉर्ड खाली नहीं है इसमें, तो क्या कर देना, अपने मॉडल में जाना, उसमें से रिमूव का मेथड चलाना और किस बच्चे को डिलीट कर देना, इस स्टूडेंट को डिलीट कर देना। कितनों को समझ में आ गया, सारी डेटाबेस की लॉजिक सेपरेट हो गई, हो गई सेपरेट, बंद कर दो। अब क्या करना है, अब आना है कहां पर, कंट्रोलर पे। तो कंट्रोलर का काम शुरू करते हैं, सब कुछ बंद कर दिया मैंने, ऐड कंट्रोलर, एमवीसी कंट्रोलर, स्टूडेंट कंट्रोलर के नाम से कंट्रोलर बना दो, बन गया कंट्रोलर। अब यहां पर क्या करना है, हमने कहा था हमारा कंट्रोलर किससे कनेक्ट करेगा, रिपोजिटरी से, इंटरफेस से। तो हमें क्या करना है, जैसे ही हमारी क्लास इनिशियलाइज हो, कंट्रोलर रन हो, हमारे पास हमारा जो कंट्रोलर का जो कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर रिपोजिटरी क्रिएट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, पहले पहले हम एक वेरिएबल बना लेते ताकि हम उसको उसके अंदर उसको स्टोर कर लेंगे। तो पहले कंस्ट्रक्टर बना लो, मसला नहीं है। पब्लिक स्टूडेंट कंट्रोल एरिया को मैंने बना लिया, कंस्ट्रक्टर बना लिया। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, सेम नेम एज ऑफ क्लास नेम। अब यहां पर हमारे उसका नाम क्या था, रिपोजिटरी का, आई स्टूडेंट, कहां गई, आई स्टूडेंट, ये देखो आ गई, आ गई। इसका आप कोई भी नाम रख लो, मैंने स्टूडेंट रिपोजिटरी रख लिया।
ठीक है। अब इस स्टूडेंट रिपोजिटरी को जब जैसी ये कंट्रोलर लोड हो तो ये क्या करे, इसको उठा के किसी वेरिएबल में स्टोर कर दे। तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया जो कि सिर्फ यही क्लास एक्सेस कर सके, तो मैंने किया प्राइवेट, और सिर्फ पढ़ा जा सकता है, उसमें राइट नहीं कर सकते, रीड ओनली। अपनी आई स्टूडेंट रिपोजिटरी क्लास, क्योंकि अब जाहिर सी बात है, खुद सोचो, अगर इस स्टूडेंट रिपोजिटरी को किसी वेरिएबल में डालोगे तो वो खुद टाइप किसकी होनी चाहिए, उसी क्लास की टाइप होनी चाहिए ना। तो इसीलिए मैं आई स्टूडेंट रिपोजिटरी टाइप का एक वेरिएबल बना रहा हूं, बना दिया मैंने। यहां पर वेरिएबल किस टाइप का बनाया, आई स्टूडेंट रिपोजिटरी टाइप का। क्यों, क्योंकि ये जब स्टोर होगा इसमें तो ये खुद भी एक इंटरफेस टाइप होना चाहिए। तो अब मैंने क्या किया इसके अंदर, मैंने क्या बोला, अंडरस्कोर स्टूडेंट रिपोजिटरी में क्या डाल दो, इक्वल टू क्या डाल दो, स्टूडेंट रिपोजिटरी। कुछ इस तरीके से ये रख, ठीक हो गया। अब जैसे ही कंट्रोलर एग्जीक्यूट होगा, स्टूडेंट रिपोजिटरी एग्जीक्यूट होगी, वो उठाकर पूरा रेफरेंस किसमें डाल देगी, रिपोजिटरी का स्टूडेंट, यानी आपकी इस वेरिएबल में रिपोजिटरी का पूरा एक्सेस आ जाएगा। अब क्या करें, अब सिंपल एक ऐसा मेथड बनाए जिसमें सारा रिकॉर्ड उठकर आ जाए। तो हमने बाय डिफॉल्ट इंडेक्स के नाम से इसका मेथड का नाम रख दिया। ये अभी व्यू बना हुआ नहीं है, अभी व्यू बनाएंगे, अभी कोई भी व्यू बना हुआ नहीं है। अब इस ये इंडेक्स मेथड वो मेथड होगा जो कि आपके सारे स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को लाकर दिखाएगा। तो क्या करें, क्या करें भाई, अच्छा आपकी रिपोजिटरी का एक्सेस किसमें, अंडरस्कोर स्टूडेंट रिपोजिटरी में जाओ, डॉट, वहां पर कौन सा मेथड था सारे रिकॉर्ड को उठाने वाला, गेट स्टूडेंट्स था, यही था या कोई और था, गेट स्टूडेंट्स को उठा लो, उठा लिया। अब इसको किसमें डाल दो, एक अदद वेरिएबल में, वेरिएबल STUDENTS स्टूडेंट्स में डाल दो, डाल दिया। सारा रिकॉर्ड रिपोजिटरी से उठाया, रिपोजिटरी से बोला भाई कौन सा मेथड चलाओ अपना, स्टूडेंट का, ये मेथड चला, ये मेथड चला। इस मेथड ने क्या किस में सारा एक्सेस में डाल दिया, स्टूडेंट्स में। अब जब रिटर्न व्यू करो तो क्या करना, सारा डेटा कहां ले जाना, अपने इस व्यू के ऊपर। यहां तक समझ में आ गया, क्लियर है। अब उसके बाद इंडेक्स हो गया, उसके बाद क्या बनाएंगे, क्रिएट का मेथड, रिकॉर्ड भी तो ऐड करना है, किसी भी नाम से बना लो, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट क्रिएट के नाम से बना लो। ये मेथड क्या करेगा, आपको व्यू दिखाने के काम आएगा। सिंपल रिटर्न क्या करेगा, आपके पास एक अदद व्यू, यानी फॉर्म खोलने के काम आएगा। अभी हमने फॉर्म बनाया नहीं, बना लेंगे, रिटर्न कर दो व्यू, दैट्स इट, क्लियर है यहां तक। अब इसका व्यू बना लेते हैं, पहले तो इंडेक्स का बना लें, राइट क्लिक, ऐड व्यू, रेजर व्यू, ऐड। अब इसका व्यू बन रहा है, ऐड कर दिया, ये इसका व्यू क्रिएट हो रहा है। आगे बढ़ो, ठीक है। अब पहले सारा डेटा दिखा दे, पहले तो खैर हमारे पास तो है ही कुछ नहीं, हम दिखाएंगे क्या, लेकिन फिर भी हम सारा कोड कर देते कि यार देखने वाला कोड, यानी टेबल, सारा डेटा टेबल में आ जाए हमारा। तो चलिए इसको पहले करते हैं, आसान है, चलो शुरू करें। सारा डेटा कहां पड़ा हुआ है, मॉडल में। स्टूडेंट क्लास किस टाइप की है, लिस्ट। और से सोचना क्यों बोल रहा हूं लिस्ट, जब ये मेथड रिटर्न करेगा तो ये क्या रिटर्न करेगा, एक लिस्ट ही रिटर्न करेगा। तो लिस्ट टाइप की है, लिस्ट किस टाइप की है, स्टूडेंट। क्या तक समझ में आ गया, समझ में आ गया, क्लियर है यहां तक। अब टेबल बना लो, टेबल में यहां बना नहीं सकता, और मैं यहां खुद लिख भी नहीं रहा। अब मैं चलता हूं कहां पर, गूगल पे। तो बूटस्ट्रैप से बोलते हैं भाई, बूटस्ट्रैप 5 टेबल्स, ये हमें टेबल बना बनाया दे देगा। ये बना बनाया कॉपी किया, यहां पर आके पेस्ट कर दिया, क्लियर है, यहां पर आके पेस्ट कर दिया। उसके बाद कॉलम क्या क्या है हमारे पास, आईडी है, नेम है, एज है, 3 ही कॉलम है बस। डन हो गया, हटा दिया, सब हटा दो, ये लो, डन हो गया। अब उसके बाद ये कोड, अब सारा डेटा कहां पड़ा हुआ है, मॉडल में। तो एक तो डेटा नहीं है, मल्टीपल लिस्ट से डेटा आ रहा है, तो कैसे निकालेंगे, फॉर ईच के लूप से। फॉर ईच चलाया, ये बना दिया, ये पूरी लिस्ट इसके अंदर डाल दी, डाल दी। अब सारा डेटा कहां से आ रहा है, मॉडल से। तो कैसे उठाते हैं, कैपिटल मॉडल से डेटा उठाया, एक वेरिएबल बना दिया, वेरिएबल STU, इन मॉडल से निकालो, किसमें डाल दो, STU, शाबाश। उसके बाद अब यहां पर आईडी शो करानी है, @STU में जाओ, डॉट क्या उठा लो, आईडी, शाबाश।
यहां पर क्या उठा लो, शाबाश, नेम, और क्या होगा, एज, शाबाश। डन हो गया, मॉडल वाला काम खत्म हो गया, व्यू सारा सारा रिकॉर्ड यहां पर डिस्प्ले हो जाएगा। कोई मसला यहां तक, कोई इशू यहां पर नहीं है, क्लियर है। अभी हमने डिलीट वाला काम कुछ भी नहीं किया, ना हमने डिलीट वाला काम किया, ना हमने कोई और काम किया। अब यहां पर हमें एक और बटन भी लगाना है कि यार जब वो हम सारा डेटा देख रहे हैं भाई, अभी मुझे यहां से दिल कर रहा है कि मैं यार एक नया रिकॉर्ड क्रिएट भी कर लूं, तो ऐड न्यू रिकॉर्ड का बटन, सिंपल एंकर लिया, ये बना दिया। यहां पर अभी हमने बताया नहीं कहां जाना है, ऐड न्यू रिकॉर्ड का बटन हमने लगा दिया है। इस पर क्लिक करेगा तो बंदा एक नया रिकॉर्ड वाले व्यू पे चला जाएगा। अब इसका व्यू क्रिएट कर लेते हैं, इसका क्रिएट का, ऐड व्यू कर दो, रिजर्व व्यू कर दो, ऐड कर दो, ऐड कर दो। अब क्रिएट वाला व्यू क्रिएट हो जाएगा। यहां पर सिंपल हमने फॉर्म बना लेना है जो कि हमारे फॉर्म रिकॉर्ड को इंसर्ट करेगा। शुरू करें सर, देखिए अब ये फॉर्म बनाना भी एक बड़ी ख्वारी है यहां पर। तो बूटस्ट्रैप का फॉर्म होता है बना बनाया, कहाँ है, हाँ ये रहा, कॉपी पेस्ट, ये क्या क्या आ गया, ये हटाओ, ये नहीं चाहिए। इसके अलावा ये तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो, नेम और ईमेल, हमें तो क्या चाहिए, नेम और ईमेल चाहिए ना, आईडी तो ऑटोमेटिक है, नेम और एज थी, ये सब क्या है, ये क्या है यार, आईडी उड़ा दे, अच्छा उड़ा दे सब। ये पासवर्ड क्यों है, टेक्स्ट करो उसको भी, ठीक है। ये क्या है, टेक्स्ट करो उसको भी, ठीक हो गया, सब सही हो गया। ये क्या है, फॉर को भी खाली करो, क्योंकि हम तो मॉडल बाइंडिंग करेंगे ना, तो हाँ सही है। अब मॉडल बाइंडिंग के लिए कैसे यूज करते हैं, ऊपर क्या लिखूं, एट द रेट मॉडल, उसके बाद सिंपल मॉडल का नाम, मॉडल क्या है, एट द रेट मॉडल में जाओ, उसमें पूरा ऐड करने, तो पूरा ऐड कर लो, क्या लिखूं, रेपो में जाओ, आ रहा है रेपो, हिंट नहीं आ रही, रेपो, रेपोजिटरी, इसमें जाओ, मॉडल में जाओ, क्या हिसाब से बना था मॉडल, स्टूडेंट। अब ASP हाइफन फॉर, लेबल भी बाइंड कर रहा हूं मैं, ठीक है, आप चाहो लेबल बाइंड नहीं करना, इसमें जाओ, हमारे मॉडल का नाम क्या था, मॉडल में नेम, ये नेम के नाम से था, ठीक है, नेम आ गया, सेम कॉपी किया, इसमें इनपुट में भी पास कर दिया, इधर भी लेबल में पास कर दिया, और इसके इनपुट में भी पास कर दिया। यहां पर क्या आ जाएगा नेम की जगह, एज, कॉपी पेस्ट, और जब बटन सबमिट हो तो फॉर्म भैया मेथड पोस्ट का इस्तेमाल करना, और एक एक्शन पे ले जाना जो कि क्रिएट के नाम से होगा। डन। जब कोई बटन सबमिट करे तो मेथड पोस्ट और एक्शन क्रिएट पे चले जाना। अब ये तो है ही नहीं यहां पर, तो बना लेते हैं, कंट्रोल C कंट्रोल V। ये एरर दे रहा है, क्यों, क्योंकि आप मेथड ओवरलोडिंग का रूल है कि आप एक क्लास में सेम नाम से मेथड बना सकते हो, लेकिन नंबर ऑफ पैरामीटर्स क्या हो, डिफरेंट हो। तो अब क्या गलती कर रहा हूं मैं यहां पर, तो बस मुझे यहां पर क्या लिखना है, सबसे पहले तो ये बताना कि मेथड किस टाइप का है, एक एट्रीब्यूट पास करना है, ये एक पोस्ट टाइप का है। उसके बाद यहां पर मैंने मॉडल का नाम क्या था मेरे, स्टूडेंट, स्टूडेंट, डन इट। अब क्या करूं यहां पर, अगर मेरे मॉडल की स्टेट क्या हो, सब कुछ सही हो, मॉडल की स्टेट क्या हो, इज वैलिड हो, तो क्या कर देना, यहां पर आप बताओ क्या करना है, क्या करना है, नहीं जब सब कुछ सही हो तो क्या कर देना, मेरा सारा रिकॉर्ड ऐड कर देना। अब हम तो डायरेक्टली डेटाबेस से तो बात ही नहीं कर रहे मॉडल से, हम तो किसके थ्रू बात कर रहे हैं, इंटरफेस। तो इंटरफेस का नाम क्या था, स्टूडेंट रिपोजिटरी। मैंने कहा स्टूडेंट रिपोजिटरी में जाओ, डॉट ऐड कर देना, क्या ऐड कर देना, ये गलत आ रहा है, हाँ ऐड स्टूडेंट का मेथड चलाना, और सारा डेटा कहां से आएगा, शाबाश, ऐड कर देना, डन इट। यहां से समझ में आया। और जब सब कुछ हो जाए तो कहां चले आना, रिटर्न भैया कहां चले आना, रीडायरेक्ट टू एक्शन, किस एक्शन पे चले आना, वापस से इंडेक्स के पेज पे चले जाना। यहां तक कोई सवाल, यहां तक कोई मसला है तो बताइए, हाँ। और रिटर्न व्यू अगर कोई एरर वगैरह हो तो वापस इसी व्यू पे इसको दिखा देना। अभी इतना ही करते हैं, डिलीट वाला काम नहीं करते, क्लियर है। टेस्ट तो करें चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है, स्टार्ट करें, एरर आएगा,
जहां तक मुझे पता है। देखिए कहां जाना है स्टूडेंट के इंडेक्स पे। हाँ, कोई बात नहीं, देखिए क्या कह रहा है सुनिएगा। ये एरर इसलिए दिखा रहा हूं जानबूझ के कि आपको आइडिया हो जाए एरर क्यों आ रहा है। वो कह रहा है जब आपने, गौर से सुनना बात, जब आपने स्टूडेंट कंट्रोलर को एग्जीक्यूट किया तो सबसे पहले जैसे ही कंट्रोलर एग्जीक्यूट होता है तो आपका कंट्रोलर एग्जीक्यूट होता है। ये मेथड तो बहुत दूर की बात है। जब कंट्रोलर एग्जीक्यूट हुआ तो इसने यहां पर क्या किया, रिपोजिटरी को क्रिएट किया और इस रिपोजिटरी को इस वेरिएबल में डालने की कोशिश करी। बात समझ में आई? तो यहां पर ये कह रहा है कि अनएबल टू रिजॉल्व, आप रिपोजिटरी की सर्विस यूज कर रहे हैं, पहले आप इसको एक्टिवेट कीजिए। पहले आप उसको रिपोजिटरी की सर्विस इंजेक्ट तो कर रहे हैं आप, लेकिन आपने उसको अटेम्प्टिंग टू एक्टिवेट करने की कोशिश सर्विस को, लेकिन ये सर्विस रिजॉल्व नहीं हो पा रही है। तो आपने क्या करना होगा भाई, आपने करना क्या है, आप चाहते हो जैसे ही आपका प्रोजेक्ट रन हो, कोई इस कंट्रोलर को एग्जीक्यूट करे, हर बार क्या हो, आपकी इस क्लास का ऑब्जेक्ट बने। किस क्लास का? आपकी इस रिपोजिटरी का। ये देखो ये रहा। हर बार इसका एक न्यू ऑब्जेक्ट बने, हर बार एक नया इंस्टांस क्रिएट हो और वो इंजेक्ट हो जाए आपके पास। तो इस सर्विस को इंक्लूड करने के लिए आपको जाना पड़ेगा प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर। आ गए आप यहां पर आपको बिल्डर की हेल्प से ऐड करना पड़ेगा कि भाई मैं तुम्हारे पास एक सर्विस को ऐड करने आ रहा हूं। तो बिल्डर भैया क्या करो, बिल्डर भैया सर्विस को ऐड कर दो। कौन सी सर्विस को? ऐड स्कोप करके होता है कुछ इस तरीके से यहां पर। अब क्या ऐड कर दो, तो आप कौन सा इंटरफेस यूज कर रहे हैं, किस इंटरफेस को किसमें इंजेक्ट कर रहे हैं? दो और सुनिएगा, ये देखिए, ये देख लिया आपने, ये आपका इंटरफेस है। आप इसको किसके अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं? स्टूडेंट रिपो के अंदर। तो आपने सर्विस को बताना है यहां पर प्रोग्राम डॉट सी एस का ये रही कि मेरे आई स्टूडेंट इंटरफेस रिपोजिटरी को इंजेक्ट कर दो किसके अंदर। ये देखो सर्विस कौन सी यूज कर रहे हैं और इंप्लीमेंट किसके अंदर कर रहे हैं। देख रहे हैं आप किसके अंदर इंप्लीमेंट कर रहे थे आप? कर दिया। उसके बाद मैं कुछ गलत कर रहा हूं। सॉरी, यहां पर गलत लिख दिया। ये एड स्कोप बेसिकली आपके पास एक जेनरिक है। तो आप यहां पर ये देखिए कुछ इस तरीके से। सबसे पहले आपने क्या ऐड किया कि स्टूडेंट रेपोजिटरी को, इसको आप इस सर्विस को किसमें इंप्लीमेंट कर रहे हैं? स्टूडेंट रेपो के अंदर। आ रहा है स्टूडेंट रेपो? हाँ आ रहा है। और सिंपल यहां पर आपने स्कोप को ऐड कर दिया, तो अभी सर्विस इंजेक्ट हो जाएगी। यानी अब हर बार जब आप उस कंट्रोलर को एग्जीक्यूट करेंगे, इसका हर बार एक नया इंस्टांस क्रिएट होगा। आओ चलाकर देखते हैं अब ये रिजॉल्व हुआ या नहीं हुआ। हो जाना चाहिए, कोई इतना बड़ा इशू नहीं होना चाहिए। ये देखिए स्टूडेंट के इंडेक्स पे चले जाओ, परफेक्ट है। अब ऐड न्यू रिकॉर्ड पर हमने कोई काम ही नहीं किया, वरना वो उस पेज पे चले जाते, कर लेते जल्दी से। कहां गया हमारा स्टूडेंट? ये रहा। नहीं नहीं, इंडेक्स ये रहा। तो क्या था हमारा? स्टूडेंट के कंट्रोलर में जाओ, स्लैश के किस नाम से बनाया हमने? क्रिएट। ये लो, सेव किया, हॉट रिलोड किया, आ जाना चाहिए बटन पे। नहीं गलत हो गया, सॉरी, स्टूडेंट नहीं लिखो। वो कह रहा स्टूडेंट नहीं लिखो, डायरेक्ट से क्रिएट लिख दो। देखिए दो बार स्टूडेंट आ गया। ये आ गया। करें, नाम ऐड करें, नेम असद, एज 28, सबमिट। ये लिस्ट में रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है। फिर वो मसला आ गया ऐड, यहां पर आपने सही करना पड़ेगा इस बटन को। तो सिंपल आसान तरीका ये है बटन को सही करने का कि आप इसके अंदर पास कर दो, पता है क्या, @URL.actions। तो ये अगर इसमें बता दो आप कि भाई कौन से एक्शन में जाना है, क्रिएट पे जाना है। क्रिएट पे आपने कंट्रोलर कौन सा होगा? स्टूडेंट कंट्रोलर, उसमें चले जाना। डन हो गया, इसको बंद कर दिया। सेव कर लो, चलाकर देख लो, प्रोजेक्ट बिल्कुल सही चल रहा है। फिर बता दूं, यहां पर देखिए स्टूडेंट के इंडेक्स में आया, ऐड न्यू रिकॉर्ड किया वन, ये टेम्पररी सेव हो रहा है लिस्ट के अंदर। ये मत करना कि आपको तो रिकॉर्ड अभी आपने डाला था वो कहां गया। सबमिट हो गया, नेम अली लिखा, एज 22 लिखी। ये तब तक स्टोर करेगा जब तक एग्जीक्यूट हो रहा है, क्योंकि टेम्पररी स्टोरेज यूज कर रहे हैं भाई। कोई ये मत समझना कि आपके डेटाबेस में जाके स्टोर हो रहा है।
क्लियर है? अभी आपने क्या चीज, एक चीज, कोई मुश्किल चीज देखी नहीं, सिर्फ आपने क्या देखा कि आपकी जो डेटाबेस की लॉजिक जो कंट्रोलर में हुआ करती थी वो अब सेपरेट हो गई है, एक और मजीद लेयर ऐड हो गई जिसका नाम क्या है, इस लेयर का नाम क्या है, एब्स्ट्रैक्शन लेयर। आइए डिलीट वाला काम करते हैं और उसको वाइंड अप करते हैं। तो डिलीट वाला काम कैसे होगा बताइए, क्या करूं, सिंपल, क्या करूं, यहां पर एक और बटन डाला, यहां पर किस नाम से बना दिया, एक्शंस। यहां पर क्या करूं, शाबाश, बताओ, हो जाएगा। एक एंकर का बटन बना लें, उसके अंदर क्या करूं, ये बन क्यों नहीं रहा, ठीक है, HREF, ओहो गलत कर रहा हूं, HREF डाल दिया। अब यहां पर क्या है, डिलीट रिकॉर्ड, क्या बोलूंगा, सिंपल, सर क्या जाओ, स्टूडेंट कंट्रोलर में जाओ, हाँ देख लेते हैं, अगर आता है मसला तो हटा देंगे। उसमें क्या करो, हाँ डिलीट में जाओ और आईडी उठा के ले जाओ। तो आईडी किधर से आ रही है, @STUID, चेक करें कैसा लग रहा है वहां पर, आ कैसे रहा है, देख लेंगे, आइडिया हो जाएगा। हाँ नहीं, अभी हम सिर्फ देख रहे बटन के ऊपर यूआरएल क्या बन रही है, स्लैश क्या था, और एक नया रिकॉर्ड डालो, आ गई, ये देखो माउस रखो, हाँ सही बन रही है, यूआरएल सही बन रही है, ठीक है, बस इसको डिलीट कर देते हैं। यहां से जब ये कॉल करेगा, किसको कॉल करेगा, यहां पर किस मेथड को, डिलीट। तो क्या करूं, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट क्या था, डिलीट स्टूडेंट, बस। फिर क्या करूं, यहां पर आईडी गेट करूंगा, इंटीजर आईडी, उसके बाद, उसके बाद, शाबाश, आसान है, कर लोगे, हाँ शाबाश सर, अंडरस्कोर रिपोजिटरी में जाए, अपनी स्टूडेंट रिपोजिटरी में, उसमें किस हिसाब से बनाया था, डिलीट स्टूडेंट, वहां पर क्या पास कर दे, ये वाली आईडी, हो गया डिलीट। और जब आईडी डिलीट हो जाए तो कहां चले जाए, इंडेक्स के बेस पे वापसी, बस हो गया। अब देखो, अगर हम कल को अपने डेटाबेस को चेंज करेंगे, कहां से चेंज करेंगे, स्टूडेंट रेपो में करेंगे, तो क्या हमें कंट्रोलर की लॉजिक्स को छेड़ने की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं। आओ जल्दी से चेक करें, इंडेक्स आ गया, ऐड न्यू रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड डाला, असद 28, एक और डाल देते हैं, अली 22, दो रिकॉर्ड है, किसको उड़ाऊं, क्लियर है सर? आई होप आपको रिपोजिटरी पैटर्न अच्छे से क्लियर होंगे। अब यही सेम चीज आप डेटाबेस के साथ कर सकते हो। तो अगर हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम इसको जो है वो रिपोजिटरी पैटर्न को डेटाबेस के साथ भी यूटिलाइज करें। हमें एक क्लियर व्यू तो मिल गया कि यार कैसे करना है। दोबारा से एक बार ओवरव्यू करके इसको अख्तिताम करेंगे। सबसे पहले हम आए, हमने यहाँ पर मॉडल क्रिएट किया जो कि बहुत बेसिक है। उसके बाद हमने, चूंकि यहाँ पर आपको पता है रिपोजिटरी कहती है एक लेयर मजीद ऐड करो, तो हमने रिपोजिटरी का अलग से फोल्डर इसलिए बना लिया कि जितनी भी रिपोजिटरी होंगी वो हम एक जगह कर लेंगे। तो हमने एक रिपोजिटरी बनाई जहां पर इनकम्प्लीट मेथड्स को रखा, ये बहुत सिंपल सा कोड हुआ हुआ है। उसके बाद हमने एक ऐसी क्लास बनाई जो कि आपकी इंप्लीमेंटेशन को कंप्लीट करती है, आपके इंटरफेस को कंप्लीट करती है। तो यहां पर हमने सिंपल लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाकर स्टूडेंट्स में डाल दिया, नहीं ताकि जो भी मॉडल में डेटा आ रहा है वो स्टूडेंट में सेव हो जाए। फिर हमने गेट स्टूडेंट, ऐड स्टूडेंट और डिलीट स्टूडेंट का मेथड बनाया। गेट में हमने सारा डेटा को गेट किया, ऐड में हमने रिकॉर्ड को ऐड करवाया, सारी जितनी भी डेटाबेस की लॉजिक थी वो हमने कहां परफॉर्म कर दिया, अपनी इस क्लास रेपो के अंदर। और डिलीट के हमने डिलीट काम की। फिर हम कंट्रोलर में आए और कंट्रोलर में पहले तो रिपोजिटरी को इंजेक्ट किया। याद कीजिएगा, जब आप किसी रिपोजिटरी को इंजेक्ट करते हैं तो आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, आपको program.cs में जाके ऐड स्कोप के थ्रू ही उस सर्विस को हमेशा एक, जब वो कंट्रोलर क्रिएट हो तो एक नया इंस्टांस क्रिएट ऑब्जेक्ट बना कर दे, तो वहां से आपको सर्विस को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ये देखिए, ये लाइन ये रही, बस ये लाइन ऐड करनी होगी। उसके बाद हम कंट्रोलर में आए और हमने सिंपल यहां से डेटा को, स्टूडेंट को, सारे रिकॉर्ड को गेट किया, इसमें हमने क्रिएट करवाया और यहां से हमने सिंपल रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया। तो आई होप आपको रिपोजिटरी पैटर्न अच्छे से समझ में आया होगा। यहीं तक रखते हैं आज की क्लास को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।